तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्य में स्वायत्तता की मांग का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। पश्चिम बंगाल ज्ञापन प्रस्ताव और तेलुगु देशम पार्टी पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो स्वायत्तता क्या है कि इंडिपेंडेंट डिमांड किसी भी चीज की, पैसे की, वित्तीय सहायता की, या कानून की, या फिर राज की। तो इसमें क्या है कि जो अलग अलग स्टेट हैं वो अलग अलग मुद्दों पर अपने सांस्कृतिक या क्षेत्रीय भौगोलिक स्थिति को देखकर अपने स्वायत्तता की मांग करते हैं तथा अधिक छूट की मांग करते हैं, ताकि उस पर सेंटर का कंट्रोल कम हो सके। और इसकी मांग लगातार उठती रही है, जो कि देश में अलग अलग राज्य द्वारा की गई है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में। भारतीय संघवाद की संरचना एकात्मक प्रवृत्तियों के साथ संघीय है, जिसमें केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है, परंतु समय के साथ विभिन्न राज्यों ने अपनी विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर अधिक स्वायत्तता की मांग की। इस प्रक्रिया में अनेक क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति हुई, जिससे राज्य की पहचान, अधिकारों की रक्षा को अपना मुख्य एजेंडा बनाया। तो इसमें क्या है कि जो अपना देश है वो संघीय ढांचा है। इसमें क्या है कि केंद्र को अधिक अधिकार प्राप्त तथा राज्य को कम अधिकार प्राप्त हैं, तथा टाइम के साथ इसमें क्या है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार राज्यों ने स्वायत्तता की मांग की, जिससे क्या है कि राज्य की पहचान और अधिकारों की रक्षा को अपना उन्होंने मुख्य एजेंडा बना लिया। इसको आड़ बनाकर वो स्वायत्तता की मांग करते रहे। तो इसमें देखते हैं किस किस ने क्या क्या डिमांड की है। तो इसमें क्या है, डीएमके और राजमन्नार समिति। तमिलनाडु में दुर्मुख ने 1960 के दशक में तमिल असमिता को आधार बनाकर केंद्र सरकार की एकात्मक प्रवृत्तियों का विरोध किया। दुर्मुख ने तमिलनाडु के स्वायत्तता की मांग भी की थी, परंतु बाद में यह मांग एक संघीय ढांचे के भीतर स्वायत्तता तक सीमित हो गई। और ये क्या है कि जो दुर्मुख पार्टी है, दुर्मुख पार्टी ने क्या किया कि तमिलनाडु को एक स्वायत्तता की मांग की, स्वतंत्रता की मांग की कि इसे अलग एक वो कंट्री बना दी जाए। तथा बाद में यह डिमांड मानी नहीं गई, तथा बहुत सारे डिस्कशन, बहुत सारी मीटिंग के बाद इसको एक क्या है, इस मांग को संघीय ढांचे में कन्वर्ट कर दिया गया और भीतर ये क्या है कि स्वायत्तता तक सीमित हो गई। 1969 में दुर्मुख सरकार ने राजमन्नार समिति गठित की, जिसने अनुच्छेद 356 को हटाने, योजना आयोग को समाप्त करने तथा राज्यों को वित्तीय एवं विधायी अधिकार देने की सिफारिश की। अगला है अकाली दल और आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने सिख पहचान और पंजाब की सांस्कृतिक विशिष्टता के आधार पर 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में केंद्र को केवल रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा जैसे विषयों तक सीमित करने की और बाकी अधिकार राज्य को सौंपने की मांग की गई। यह प्रस्ताव राज्य को अधिकतम स्वायत्तता देने के पक्ष में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया। पश्चिम बंगाल ज्ञापन प्रस्ताव। वाम मोर्चा सरकार द्वारा तैयार इस ज्ञापन में केंद्र की शक्तियों के अतिक्रमण की आलोचना की गई। यह प्रस्ताव अनुच्छेद 356 और 357 को संघवादी विरोधी बताया और संविधान में संघीय शब्द को शामिल करने की मांग। और यह ज्ञापन केंद्र राज्य संबंधों के पुनर्गठन का एक सशक्त प्रयास था। तेलुगु देशम पार्टी और विजयवाड़ा सम्मेलन 1982 में एनटी रामाराव द्वारा गठित तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय स्वाभिमान और स्वायत्तता की मांग को राजनीतिक के केंद्र में रखा। 1983 में विजयवाड़ा में विपक्षी दलों की बैठक आयोजित कर टीडीपी ने केंद्र राज्य संबंधों की पुनर्रचना की मांग उठाई और साथ ही राज्यपाल के पद को समाप्त करने की मांग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर सम्मेलन 1983 में फारूक अब्दुल्ला की पहल पर आयोजित श्रीनगर सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रीय दलों ने मिलकर संघवाद को मजबूत करने और राज्य को अधिक अधिकार देने की मांग की। इससे अगला पॉइंट है नागा और मिजो आंदोलन। नागालैंड और मिजोरम में क्षेत्रीय पहचान पर आधारित आंदोलन चले। नागा राष्ट्रीय परिषद और मिजो नेशनल फ्रंट ने अलग संप्रभुता की मांग की। यह मांगे सांस्कृतिक विविधता के आधार पर अधिक स्वायत्तता की आवश्यकता को रेखांकित करती है। इसका क्या निष्कर्ष निकला? राज्यों की स्वायत्तता की मांग भारत के संघीय ढांचे को और अधिक समावेशी, उत्तरदायी और लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में एक स्वाभाविक प्रक्रिया रही है। यह मांगे केवल अधिकारों की ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक पहचान और क्षेत्रीय विकास की आकांक्षाओं का भी प्रतीक है। इस दिशा में सहमति और संवैधानिक पुनरावलोकन की आवश्यकता बनी रहती है। तो इसमें क्या है कि अलग अलग स्टेट ने अपनी अलग अलग स्वायत्तता की मांग की। किसी ने अलग कंट्री बनाने की बात की,
किसी ने अधिक अधिकार की बात की। तो इससे क्या है कि समय समय पर संविधान में चेंजेस हुए और अधिकार दिए भी गए तथा इनके संबंध में और अधिक सुधार आ सका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में केंद्र तथा राज्य के बीच वित्तीय संबंधों की चर्चा कीजिए। केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध क्या है? भारतीय संविधान एक संघीय ढांचे की स्थापना करता है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से किया गया है, किंतु व्यवहार में यह संघवाद का एक केंद्राभिमुख संघवाद है, विशेषकर वित्तीय संबंधों के संदर्भ में। भारत एक संघीय ढांचा जरूर है, पर वित्तीय संबंध में क्या है कि केंद्र को बहुत ज्यादा अधिकार प्राप्त है तथा राज्य को कम अधिकार प्राप्त है, लिमिटेड एक्सेस है। संवैधानिक आधार, भारत के वित्तीय संघवाद की संरचना अनुच्छेद 268 से 293 तक विस्तृत है। संविधान ने तीन प्रकार की अनुसूचियां बनाई है, संविधान ने तीन प्रकार की सूचियां बनाई है। संघ सूची केंद्र के लिए, जिसमें अधिकतर कराधान संबंधी अधिकार सम्मिलित हैं, जैसे आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क। राज्य सूची राज्य सरकारों के लिए सीमित कराधिकार हैं, जैसे भूमि, राजस्व, शराब पर कर। समवर्ती सूची जिस पर दोनों को अधिकार है परंतु टकराव की स्थिति में केंद्र को प्राथमिकता होती है। ये तीन प्रकार की हमारे पास वो है कि सेंटर, स्टेट और दोनों कंबाइंड किस किस पर कौन कौन कर लगा सकता है। राज्य के पास सीमित कर आधार होने के कारण वे केंद्र पर अधिक निर्भर रहते हैं। वित्तीय संबंधों की प्रमुख विशेषताएं, राजस्व संग्रह और वितरण, केंद्र सरकार अधिक कर एकत्रित करती है जबकि राज्य की जिम्मेदारियां अधिक होती हैं। इस पर संतुलन को दूर करने के लिए विभिन्न वित्तीय व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे वित्त आयोग अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित होता है और करों के वितरण की सिफारिश करता है। अनुदान सहायता, केंद्र सरकार राज्य को योजनागत और गैर योजनागत सहायता देती है। जीएसटी परिषद, जीएसटी लागू होने के बाद कराधिकारों का एक बड़ा हिस्सा केंद्रित हो गया है, जिससे राज्यों की स्वतंत्रता और सीमित हो गई है। राज्यों की वित्तीय निर्भरता, तो इसमें पहले क्या था कि अलग अलग टैक्स थे, अलग अलग हो गया, बाद में जीएसटी आने के बाद इसका मैक्सिमम कंट्रोल सेंटर के पास चला गया तथा राज्य के पास कंट्रोल कम रह गया। इससे अगला पॉइंट है राज्यों की वित्तीय निर्भरता। राज्यों के पास सीमित कराधिकार और अवशिष्ट शक्तियों का अभाव है, जिससे वे अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए केंद्र से संसाधनों की मांग करते हैं। इससे संघीय ढांचे में शक्ति का संतुलन कमजोर होता है। राजनीतिक प्रभाव, केंद्र में सत्तारूढ़ दल अक्सर अपनी नीतियों को राज्यों में लोकप्रिय बनाने के लिए वित्तीय सहायता का राजनीतिक लाभ उठाता है। इससे गैर सत्ताधारी राज्यों को अपेक्षाकृत सहायता मिलने में बाधा आ सकती है। तो इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं कि जैसे कि सेंटर में सरकार है हमारी भाजपा की और किसी स्टेट में भाजपा की सरकार है, तो भाजपा क्या देती है, उसको वित्तीय सहायता अधिक देती है ताकि वो उसमें अधिक लोकप्रिय बन सके और वो लोग सोचेंगे कि भाई भाजपा ज़्यादा काम कर रही है, इसमें ज़्यादा पैसा आ रहा है। और जिसमें गैर केंद्रीय सरकार होती है उसमें उसको पैसे का वितरण कम होता है, उसको परेशान किया जाता है, उसको पैसा कम दिया जाता है, टाइम पे नहीं दिया जाता, योजना को लागू करने में समय होता है। तो इस प्रकार ये एक राजनीतिक लाभ भी उठाया जाता है। इससे अगला है असमानता और संघर्ष। राज्यों के बीच वित्तीय असमानता उनके ऐतिहासिक विकास, भौगोलिक स्थिति, संसाधन संपन्नता और प्रशासनिक क्षमता के आधार पर भिन्न होती है। इससे क्षेत्रीय विषमता बढ़ती है, केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग उठती है। इसमें क्या होगा कि अगर केंद्र और राज्य के बीच असमानता अधिक होगी तो स्वायत्तता की मांग ज्यादा उठेगी। समाधान के प्रयास क्या है? सरकारी आयोग 1983 में पंचायती राज की समिति ने केंद्र राज्य के संबंधों को अधिक संतुलित बनाने की सिफारिश की थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट और संविधान में तो इसको संघीय ढांचे के रूप में दिखाया गया है कि संतुलित है, परंतु इसको प्रैक्टिकल रूप में जब प्रयोग करते हैं तो यह असंतुलित है तथा सरकारी आयोग ने इसके संबंधों को संतुलित बनाने की सिफारिश की थी। नीति आयोग पूर्व में पहले योजना आयोग नाम था इसका, बाद में नीति आयोग कर दिया गया, को इस दिशा में अधिक सहयोगी भूमिका में लाने का प्रयास हुआ है। वित्त आयोग ने भी संसाधनों के न्यायसंगत वितरण पर बल दिया है। इसका क्या निष्कर्ष है? भारत में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में असंतुलन एक वास्तविक और चुनौतीपूर्ण स्थिति है। इसे केवल संवैधानिक प्रावधानों से नहीं बल्कि व्यवहारिक सहकारिता, पारदर्शिता और राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को सशक्त बनाकर ही संतुलित किया जा सकता है। संघीय ढांचे की सफलता इसी संतुलन और विश्वास पर टिकी है। तो इसमें क्या है कि केंद्र को अधिक तथा राज्य को कम प्रिविलेज हैं वित्तीय संबंधों में, तथा एक असंतुलन सा दिखाई देता है जो कि एक चुनौती पैदा करता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा स्टेट को और प्रिविलेज देके हम इस असंतुलन को कम करके और संघीय ढांचे को और मजबूत कर सकते हैं।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में राजनीतिक स्वायत्तता की मांग की प्रकृति का वर्णन कीजिए। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में राजनीतिक स्वायत्तता की मांग कई स्तरों पर प्रकट होती रही है। यह मांग न केवल केंद्र और राज्य के बीच संबंध में शक्ति संतुलन की आकांक्षा को दर्शाती है, बल्कि विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रीय असमानताओं की अभिव्यक्ति है। भारत में अलग अलग स्टेट में स्वायत्तता की मांग उठती रही है। इसका रीजन केवल एक ही है, नहीं है कि इसकी शक्ति का संतुलन सही नहीं है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रीय समानताओं का भी एक रीजन है। इसमें क्या है, राज्य स्वायत्तता की अवधारणा। राजनीतिक स्वायत्तता का अर्थ संप्रभुता नहीं, बल्कि राज्यों को उनके संवैधानिक अधिकारों के तहत स्वशासन और निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना है। यह मांग इस विचार पर आधारित है कि राज्य अपने स्थानीय संदर्भों, जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार नीतियां बना सके और केंद्र का हस्तक्षेप न्यूनतम हो। इसमें क्या है कि इसलिए भी स्वायत्तता की मांग होती है कि इसमें स्वायत्तता की मांग इसलिए भी होती है क्योंकि राज्य अपने स्थानीय जरूरतों के हिसाब से अपनी नीतियां बना सके और उसमें केंद्र का हस्तक्षेप कम हो या ना हो। स्वायत्तता की मांग की उत्पत्ति और इसकी प्रकृति क्या है। क्षेत्रीय दलों का उदय। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का प्रभुत्व लंबे समय तक रहा, लेकिन 1960 और 70 के दशक में क्षेत्रीय दलों जैसे डीएमके, अकाली दल, भारतीय क्रांति दल आदि ने क्षेत्रीय असमिता और स्वायत्तता की मांगों को बल दिया। सामाजिक और वर्गीय आंदोलनों का प्रभाव। मजदूर वर्ग, कृषक समुदाय, वंचित समूहों ने आंदोलनों ने भी राज्य स्तर पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता को आवश्यक ठहराया, जिससे सामाजिक न्याय और समावेशी विकास संभव हो सके। पर्यावरणीय और संसाधन संबंधी प्रश्न। प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय समुदायों का अधिकार और पर्यावरणीय प्रशासन की मांगों ने आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में राजनीतिक और प्रशासनिक स्वायत्तता की जरूरत को सामने रखा। इसका क्या उदाहरण है कि इसमें जो पेशा अधिनियम 1966 के माध्यम से ग्राम स्तर पर स्वशासन का अधिकार आदिवासी समुदाय को दिया गया। झारखंड क्षेत्र स्वायत्तता परिषद 1995 यह असफल हो गया था, लेकिन एक प्रयास बहुत जरूरी था जो कि हुआ। आर्थिक उदारीकरण और पूंजीवाद का प्रभाव। पूंजीवाद बनाम राज्य स्वायत्तता। आधुनिक उदारवादी नीतियों और वैश्वीकरण के चलते राज्य अपने संसाधनों और हितों को बाहरी बाजार शक्तियों को खतरे में पाते हैं, जिससे वे स्वायत्तता की मांग करते हैं ताकि अपनी आर्थिक दिशा खुद तय कर सकें। जो इसमें वित्तीय सहायता है वो केंद्र के अधिकार में ज़्यादा है, इसलिए जो भी नीतियाँ होती हैं, बाहर की कुछ भी इनकी योजनाएं होती हैं, उसको केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे राज्य स्वायत्तता की मांग करते हैं। पारंपरिक अभिजात वर्ग की चुनौतियां। बाजार की ताकतों ने परंपरागत प्रभुत्वशाली समूहों को चुनौती दी है, जिससे क्षेत्रीय शक्ति संरचनाओं में बदलाव आया है और राजनीतिक स्वायत्तता की मांग को बल मिला है। ऐतिहासिक असमानता और बीमारू राज्य। विकास की असमानता विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में संसाधन अभिशाप की स्थिति को जन्म देती है, जहां प्रकृति संपदा तो है परंतु समुचित विकास नहीं है। इससे ये राज्य अपने विकास की रणनीति पर नियंत्रण चाहते हैं। असममित संघवाद और स्वायत्तता की स्वीकार्यता। भारत में कुछ क्षेत्रों को विशेष दर्जा देकर स्वायत्तता की मांगों को मान्यता दी गई है। उदाहरण नागालैंड, मिजोरम को। जम्मू कश्मीर जो कि पहले अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, अभी उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। छोटे राज्यों का निर्माण। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और अनेक राज्यों का निर्माण हुआ है। ये प्रयास असममित संघवाद के उदाहरण है, जो विविधताओं को मान्यता देकर राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित रखने की रणनीति है। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है कि भारत में राजनीतिक स्वायत्तता की मांग बहुआयामी और जटिल है। यह केवल प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक अधिकारों की मांग भी है। विविधता से भरे इस देश में स्वायत्तता की मांग विकेंद्रीकरण, सहकारी संघवाद, सामाजिक समावेशन के माध्यम से ही संतुलित की जा सकती है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि इसका जो स्वायत्तता की मांग को विकेंद्रीकरण, सहकारी संघवाद और सामाजिक समावेशन के माध्यम से इसको संतुलित किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुल समाज में स्वायत्तता की मांग पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो बहुल समाज पर देखते हैं। बहुल समाज वह होता है जहां अनेक धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक और जातीय भौगोलिक समुदाय सह अस्तित्व में रहते हैं। भारत एक विशिष्ट उदाहरण है जहां इन विविधताओं के कारण विभिन्न समूह राजनीतिक और प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग करते हैं।
भारत में क्या है कि विभिन्न समूह क्या करते हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग करते हैं। भाषीय और सांस्कृतिक विविधता के चलते बड़े राज्यों में कई संगठनों और पहचान आधारित समूह का उदय हुआ, जिन्होंने अपने क्षेत्रीय हितों के लिए प्रशासनिक भागीदारी और अधिकारों की मांग की। ऐसी मांगों का समाधान हेतु भारत में राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन और प्रांतीय स्वायत्तता और असीमित संघवाद जैसे उपाय अपनाए गए। इसमें क्या है कि कई स्टेट तक भाषीय और सांस्कृतिक विविधता के आधार पर उन्होंने अपनी स्वायत्तता की मांग की, जिसका सॉल्यूशन अलग स्टेट बनाकर किया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। असमित संघवाद जैसे उपाय अपनाए गए। हालांकि स्वायत्तता देना एक पूर्ण समाधान नहीं है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में समरूप सांस्कृतिक पहचान नहीं होती, जबकि सांस्कृतिक पहचान राजनीतिक सीमाओं से मेल नहीं खाती, तब संघर्ष और असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार क्या है कि स्वायत्तता देना भी एक मुश्किल में पड़ जाता है, जो कि देश की एकता को खतरा होता है। जो इसके कारण क्या है कि संघर्ष और असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इससे उबरने के लिए सरकार को क्षेत्रीय पहचान और आकांक्षाओं को स्वीकारते हुए समायोजन करना पड़ता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य की वैधता इस पर निर्भर करती है कि वह जन आकांक्षाओं को किस हद तक पूरा करता है। लोकतंत्र के प्रसार के साथ ही क्षेत्रीय और जातीय समूहों की आवाजें राजनीतिक की मुख्य धारा में शामिल होने लगी है। ऐसे में स्वायत्तता की मांग केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक सहभागिता और सांस्कृतिक सम्मान से भी जुड़ी हुई है। केवल यह नहीं बोल सकते हैं कि हम कि यह स्वायत्तता की मांग केवल राजनीतिक आधार पर है। इसकी मांग का मुख्य रीजन है कि सहभागिता और सांस्कृतिक सम्मान का होना तथा किसी भी राज्य की विकास में और राज्यों के कंपैरिजन में पिछड़ जाना भी होता है। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? बहुल समाज में स्वायत्तता की मांग सामाजिक विविधता को सम्मान देने और लोकतांत्रिक सहभागिता को सशक्त करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह केंद्र और केंद्र और क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नरजातीय एवं राज्य स्वायत्तता में क्या संबंध है? नरजातीय से आशय है ऐसे समूह जो सांस्कृतिक, भाषा, धर्म या जाति ऐतिहासिक विरासत के आधार पर स्वयं को अन्य समूहों से भिन्न मानते हैं। इसमें क्या है कि जो भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या किसी विरासत के आधार पर स्वयं को अन्य समूहों से भिन्न मानते हैं। ये समूह प्राय सामाजिक असमिता की रक्षा और पहचान की मांग करते हैं, जो धीरे धीरे राजनीतिक स्वायत्तता की आकांक्षा का रूप ले लेती है। भारत जैसे बहुल समाज में नरजातीय पहचान आधारित लामबंदी विशेष रूप से आदिवासी और जनजातीय समुदायों में देखने को मिलती है। यह विशेषकर आदिवासी और जनजातीय समुदायों में ही देखने को मिलती है। जो भारत देश की बात करें तो इन समुदायों की अलग संस्कृति, परंपरा, भाषा और जीवन शैली उन्हें मुख्य धारा से भिन्न बनाती है, जिससे वे स्वयं को विशिष्ट समझते हैं और अपनी प्रशासनिक पहचान तथा स्वशासन की मांग करते हैं। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासन के दौरान ही जनजातीय क्षेत्रों को विशेष दर्जा दिया गया था। जैसे कि 1935 में भारत सरकार अधिनियम में अप्रव्रजित या आंशिक रूप से प्रव्रजित क्षेत्र की व्यवस्था। स्वतंत्रता के बाद संविधान के 6ठी अनुसूची के अंतर्गत उत्तर पूर्व में जनजातीय इलाकों को स्वायत्तता प्रदान करने की विशेष व्यवस्था की गई। इस प्रकार झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे राज्यों की मांग भी नरजातीय और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी रही है। झारखंड आंदोलन जो 1929 में शुरू हुआ और 2000 में अलग राज्य गठन के साथ पूरा हुआ, यह आंदोलन जनजातीय आबादी की असमिता, संसाधनों पर अधिकार और प्रशासनिक नियंत्रण से संबंधित था, जो कि झारखंड बिहार से अलग हुआ। इसमें क्या था कि जो वित्तीय तथा कई और मुख्य कारण थे, जिसके कारण इसको अलग स्टेट का दर्जा दिया गया। हालांकि नरजातीय स्वायत्तता की मांग को हमेशा एक रूप नहीं होती। विभिन्न नरजातीय समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा, सीमित संसाधनों पर अधिकार और अलग अलग पहचानों की मांगों से अक्सर टकराव की स्थिति बनती है। इन स्थितियों ने भारत में असमान संघवाद की अवधारणा को जन्म दिया, जहाँ कुछ क्षेत्रों को विशिष्ट संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है? नरजातीयता और राज्य स्वायत्तता का गहरा संबंध है। जहाँ नरजातीय पहचान प्रशासनिक अधिकार और सांस्कृतिक संरक्षण की मांग करती है, वहीं राज्य स्वायत्तता उस मांग को संवैधानिक ढांचे में समायोजित करने का प्रयास करती है। यह संबंध भारत में राष्ट्र निर्माण और विविधता समायोजन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाषा और राज्य स्वायत्तता के बीच संबंध क्या है? भाषा जैसे बहुभाषी और विविधतापूर्ण देश में भाषा केवल संवाद का माध्यम ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक असमिता
और पहचान का प्रतीक भी है। राज्य स्वायत्तता और भाषा का संबंध इसी पहचान से जुड़ा हुआ है। जब कोई भाषाई समूह अपने विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों में अपनी पहचान बनाए रखना चाहता है तो वह अक्सर राजनीतिक और प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग करता है। इसमें क्या है कि भारत एक बहुभाषी देश है जिसमें जिसके कारण विविधता है और देश में संघ। इसमें क्या है कि जो सांस्कृतिक अस्मिता और इसकी पहचान का प्रतीक भी इसका एक मुख्य मुद्दा है। राज्य स्वायत्तता और भाषा में इसका संबंध बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। जब मतलब कोई भी भाषा समूह होता है अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखने के लिए वह अपनी क्या चाहता है कि राजनीतिक स्वायत्तता की मांग करता है। इसमें क्या है कि संविधान सभा में भाषा आधारित राज्यों निर्माण पर लंबी बहस हुई थी। प्रारंभ में यह विचार था कि भाषाई आधार पर राज्य निर्माण राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बन सकता है, परंतु स्वतंत्रता के बाद तेलुगु भाषी समुदाय की ओर से पृथक राज्य की मांग, विशिष्ट रूप से पोट्टी श्रीरामुलु की भूख हड़ताल और उनकी मृत्यु के बाद केंद्र सरकार को 1953 में आंध्र राज्य का गठन के लिए विवश होना पड़ा। इसके बाद 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। इसकी सिफारिशों के आधार पर 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत भारत के अधिकांश राज्यों की सीमाएं भाषाई आधार पर तय की गई। यह कदम न केवल प्रशासनिक सुविधा का था बल्कि भाषाई अस्मिता को राजनीतिक स्वीकृति देने का प्रयास था। इसमें क्या है कि एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया, उसकी सीमाएं डिसाइड की गई। भाषा आधारित राज्य निर्माण में राज्यों को अपनी भाषा, संस्कृति और प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप कार्य करने की अधिक स्वायत्तता मिली। दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में यह मॉडल सफल रहा। भाषा और स्वायत्तता के संबंध को उत्तर पूर्व भारत में भी देखा जा सकता है, जहां भाषा और जनजातीय विविधता के कारण अलग अलग क्षेत्रों की स्वायत्तता की मांग उठी। नागालैंड 1963, मेघालय 1972, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 जैसे राज्यों का गठन तथा संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्तता जिला परिषदों की स्थापना इस दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम है। तथा इन डेट को तथा इन स्टेट को याद रखिए जो कि भाषा के आधार पर अलग हुए हैं। कभी कभी भाषा प्रभुत्व का उपकरण भी बन जाती है, जैसे कि एक राज्य भाषाई समूह राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हो जाता है तो अन्य भाषाई समूह को सांस्कृतिक हास्यकरण का अनुभव होता है। उदाहरण के लिए मराठी बनाम गुजराती, हिंदी बनाम गैर हिंदी भाषी क्षेत्र और गोरखालैंड की स्वायत्तता की मांग जैसे स्थितियां इसका प्रमाण है। गोरखालैंड बांग्लादेश में नेपाल के और बांग्लादेशियों के बीच में, तथा हिंदी तथा गैर हिंदी साउथ में देखा जा सकता है और मराठी गुजराती महाराष्ट्र और गुजरात में देखा जा सकता है। इसका क्या निष्कर्ष निकला? भारत में भाषा न केवल सांस्कृतिक पहचान का अंग है बल्कि राज्य स्वायत्तता की मांगों को वैधता और समर्थन भी देती है। भाषा आधारित स्वायत्तता एक प्रकार की समायोजनवादी राजनीति का उदाहरण है जो विविधता को लोकतांत्रिक ढंग से समाहित करने का प्रयास करती है। इस प्रक्रिया ने भारत में संवाद को लचीला और समावेशी रूप प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलनों के विभिन्न कारणों, उनके मुद्दों और उनकी चुनौतियों का वर्णन। इसमें देखते हैं भारत जैसे विविधतापूर्ण संघीय देश में उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन उस प्रक्रिया को दर्शाते हैं जिसमें किसी राज्य के भीतर का कोई एक विशेष क्षेत्र राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग करता है। यह आंदोलन प्राय उन इलाकों में उभरते हैं जहां लोगों को प्रशासनिक उपेक्षा, आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक पहचान का दमन अनुभव होता है। तो उप क्षेत्र क्या होता है कि जैसे किसी स्टेट का प्रमुख, किसी एक स्टेट हो गया, उसका एक क्षेत्र हो गया जहाँ की उसमें स्वायत्तता की मांग उठती है। स्वायत्तता की मांग कई प्रकार की हो सकती है, राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक। इसका रीजन क्या है कि या तो वो उस स्टेट में जो योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा होगा, उसमें राजनीतिक पिछड़ापन होगा, या सांस्कृतिक खतरे में होगी, या प्रशासन उसकी तरफ कोई गौर नहीं कर रहा होगा। इन आंदोलनों के पीछे कई कारण, मुद्दे और चुनौतियां होती हैं जिन्हें देखते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। उप क्षेत्रीय आंदोलनों के समर्थन यह महसूस करते हैं कि उनकी स्थानीय सांस्कृतिक पहचान, लोक कलाएं, भाषाएं और रीति रिवाज आदि को राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त मान्यता और स्थान नहीं मिला, यह उनका पिछड़ापन हो गया। स्थानीय मीडिया, नाटक, फिल्मों और अकादमिक विमर्श में उन्हें हाशिए पर रखा जाता है।
इससे उनकी सांस्कृतिक असमितता का क्षरण होता है और स्वायत्तता की मांग को जन्म देती है। आर्थिक असमानता और शोषण। कई क्षेत्रों में यह आरोप लगा है कि उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तो हुआ है, परंतु विकास और निवेश पर उस अनुपात में नहीं हुआ। आंतरिक उपनिवेशवाद की भावना उत्पन्न होती है। स्थानीय लोगों को रोजगार में वंचित रखा गया, जबकि बाहरी लोगों को प्राथमिकता मिली। कुछ क्षेत्रों में पलायन जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ा। इसमें क्या है कि उस स्टेट के उस क्षेत्र का प्राकृतिक दोहन तो ज्यादा हो गया, परंतु उनको प्रिविलेज कम मिला, जिसके कारण इसमें क्या है, स्वायत्तता की मांग उठी। कई बार क्या है कि सांस्कृतिक पिछड़ापन देखने को मिलता है, इसका भी एक मेन रीजन है। और कुछ क्षेत्रों में पलायन हो गया, तो उसमें क्या है कि सामाजिक स्थिति में तनाव बढ़ गया। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी। इन आंदोलनों में यह धारणा प्रबल रहती है कि संबंधित उपक्षेत्र के लोगों को राज्य की राजनीति में उचित स्थान नहीं मिला है। मुख्यमंत्री, मंत्री या नीति निर्माताओं में उनका प्रतिनिधित्व कमजोर है। इससे निर्णय प्रक्रिया में उनके हितों की उपेक्षा होती है। कई बार क्या राजनीति में क्या होता है कि एक विशेष क्षेत्र के लोगों को वहाँ का मंत्री पद नहीं मिलता, वहाँ का मुख्यमंत्री नहीं बनता, तथा नीति निर्माता होते हैं वो उस क्षेत्र से शामिल नहीं किए जाते। इससे क्या है कि उसमें उनके संबंधों में खटास पैदा होती है। प्रशासनिक उपेक्षा। विशेष रूप से बड़े राज्यों में ऐसे क्षेत्र जो राजधानी या सत्ता केंद्र से दूर होते हैं, वहां प्रशासनिक लापरवाही देखने को मिलती है। कई बार ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि स्टेट की राजधानी से दूर होते हैं तथा प्रशासनिक लापरवाही देखने को मिलती है। अधिकारी नियमित दौरे नहीं करते, योजना का क्रियान्वयन धीमा होता है, नीतियों उनके स्थानीय संदर्भों को नहीं समझती, जिससे असंतोष और गहरा होता है, जिससे कि क्या है, असंतोष और बढ़ जाता है। संगठनात्मक और सामाजिक नेतृत्व की भूमिका। उप क्षेत्रीय आंदोलनों को गति देने में स्थानीय बुद्धिजीवियों, छात्रों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों की अहम भूमिका होती है। जब स्थानीय लोग अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक होते हैं, उन्हें नेतृत्व करने वाली एजेंसियां मिलती हैं, तो आंदोलन और तेज हो जाते हैं। तो इसके प्रमुख उदाहरण क्या है? विदर्भ आंदोलन, महाराष्ट्र से प्रत्येक राज्य की मांग की गई। गोरखालैंड आंदोलन, पश्चिम बंगाल में नेपाली भाषी समुदाय द्वारा। बुंदेलखंड और हरित प्रदेश आंदोलन, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय विभाजन की मांग। इसमें क्या चुनौतियां देखने को मिली? इन आंदोलनों से कभी कभी प्रशासनिक विघटन और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। इसमें अस्थिरता उत्पन्न होती है। संसाधनों का पुनर्वितरण, नई सीमाओं का निर्धारण, संवैधानिक संशोधन जैसी जटिलताएं सामने आती हैं। इसके कारण क्या होगा? संसाधनों का पुनर्वितरण में परेशानी आती है, नई सीमाओं का निर्धारण में मुश्किल होता है, संवैधानिक संशोधन जो कि संविधान का संशोधन जैसे इसमें परेशानी आती है। कुछ स्थानों पर हिंसात्मक प्रवृत्तियां भी आंदोलनों के स्वरूप को प्रभावित करती हैं। कई बार हिंसात्मक घटनाएं भी घट जाती हैं। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन भारत में संघीय ढांचे में स्थानीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। इसका समाधान केवल संवैधानिक ढांचों के माध्यम से नहीं, बल्कि समावेशी विकास और सांस्कृतिक सम्मान और प्रभावी प्रशासनिक पहुंच के जरिए ही संभव है। भारत की लोकतांत्रिक परंपरा में इन आंदोलनों को संघवाद, समायोजन और सहमति के माध्यम से संबोधित करना एक विवेकपूर्ण मार्ग है। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में देखते हैं उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन एवं नए राज्यों के लिए आंदोलन पर विस्तृत चर्चा। उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन एवं संघीय सरकार के बीच आंतरिक संबंधों की व्याख्या। भारतीय संघीय ढांचे में क्षेत्रीय विविधता को समाहित करने और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से समय समय पर उप क्षेत्रीय स्वायत्तता और नए राज्यों की मांग उभरती रही है। ये आंदोलन विशुद्ध राजनीतिक घटनाएं न होकर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रशासनिक एवं ऐतिहासिक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति होते हैं। इसमें क्या होता है कि कई बार लगता है कि हमें यह केवल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इसका प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसका मेन मुद्दा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रशासनिक एवं ऐतिहासिक आकांक्षाएं भी हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 संसद को राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति प्रदान करता है, जिससे संघीय ढांचा और रचीला और परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल रहता है। उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलनों का उद्भव और पृष्ठभूमि। स्वायत्तता के पश्चात भारत में एकीकृत प्रशासनिक ढांचा निर्मित करने की कोशिशें की गई, लेकिन भौगोलिक, भाषाई और जातीय विविधताओं ने कई क्षेत्रों में स्वायत्तता की मांग को जन्म दिया। इसमें क्या है कि स्वतंत्रता के पश्चात एकीकृत प्रशासनिक ढांचा निर्मित करने की कोशिशें तो की गई, लेकिन भारत में क्या है कि विविधतापूर्ण देश है, जिसमें भौगोलिक, भाषाई और जातीय विविधता पाई जाती है। इसके कारण क्या है कि स्वायत्तता की मांग होती रहती है। 1950 और 60 के दशक में
भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की शुरुआत हुई और यह क्रम समय समय पर क्षेत्रीय असंतोष के रूप में उभरता रहा है। नए राज्यों के पुनर्गठन के प्रमुख उदाहरण है वर्ष 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का निर्माण। तीन राज्यों की मांगे अलग अलग ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमियों से जुड़ी थी। झारखंड का क्या रीजन है? आदिवासी पहचान, खनिज संसाधनों का दोहन और सांस्कृतिक उपेक्षा की भावना से उत्पन्न आंदोलन, जिसका नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया। छत्तीसगढ़ में क्या था कि आर्थिक शोषण और पिछड़ेपन के मुद्दे के साथ साथ ओबीसी, एससी, एसटी वर्गों के सशक्तिकरण की मांग ने भी इसे बल दिया। इसमें अलग रीजन था आर्थिक शोषण, पिछड़ापन, ओबीसी, एससी, एसटी। उत्तराखंड में क्या था? प्रवर्ती क्षेत्रों का प्रशासनिक उपेक्षा, आर्थिक असमानता और ओबीसी आरक्षण के विरोध ने इस आंदोलन को गति दी। तेलंगाना का गठन 2014। तेलंगाना आंदोलन में भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भिन्नताओं की अहम भूमिका रही है। जेंटलमैन एग्रीमेंट का उल्लंघन, संसाधनों के असमान वितरण और राजकीय उपेक्षा ने इस आंदोलन को धार दी। के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में बने टीआरएस और उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रों की लामबंदी ने इसे निर्णायक मुकाम तक पहुंचाया। असम और पूर्वोत्तर में उप क्षेत्रीय स्वायत्तता के आंदोलन। मेघालय में क्या था कि खासी, गारो, जयंतीय जनजातियों द्वारा असम के अलग पहाड़ी राज्य की मांग, जो प्रारंभ में छठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्तता के संबंध में रही लेकिन बाद में पूर्ण राज्य के रूप में परिणत हुई। बाडो आंदोलन। बाडो जनजातियों द्वारा अलग राज्यों की मांग ने असम में बाडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जैसे संरचनात्मक समाधान को जन्म दिया। इसके कारण क्या समाधान हुआ? इसमें टेरिटोरियल काउंसिल बना दी गई। उप क्षेत्रीय स्वायत्तता और संघीय सरकार के बीच क्या संबंध है? भारतीय संघवाद क्वासी फेडरल अर्धसंघात्मक संरचना पर आधारित है। वैसे तो बोलते हैं भारतीय संघवाद ढांचा है, लेकिन यह पूर्ण रूप से नहीं है, अर्धसंघात्मक ढांचा है जिसमें केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियां हैं लेकिन राज्यों और क्षेत्रों की संवेदनाओं को सम्मान देने हेतु संघीय लचीलेपन की परिकल्पना की गई है। उप क्षेत्रीय आंदोलनों इसी लचीलेपन की मांग करते हैं। प्रशासनिक समायोजन। कई बार उप क्षेत्रीय असंतोष को स्वायत्त परिषदों, विकास प्राधिकरणों और विशेष क्षेत्रीय कानूनों द्वारा शांत किया गया, जैसे छठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त जिले परिषद। तो इसमें क्या है कि प्रशासनिक समायोजन कैसे किया गया कि कई उप क्षेत्रीय असंतोष हुए, उनको रोकने के लिए क्या किया गया? विकास प्राधिकरण बना दिए गए, विशेष क्षेत्रीय कानून बना दिए गए, इस प्रकार का काम किया गया। संघीय समन्वय किस प्रकार बनाया गया? केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और राजनीतिक इच्छा शक्ति आवश्यक होती है, जैसा कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के गठन में दिखा। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। कभी कभी नए राज्य की मांग को राजनीतिक दलों द्वारा अपने समर्थन आधार के विस्तार के रूप में भी देखा गया है, जैसे बीजेपी द्वारा इंडी बेल्ट में विस्तार के लिए, नॉर्थ इंडिया में विस्तार के लिए झारखंड और छत्तीसगढ़ का उपयोग। निष्कर्ष क्या निकलता है? उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन भारतीय संघवाद की जीवंत और अनुकूलता के प्रतीक हैं। वे केवल प्रशासनिक पुनर्गठन नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय विकास की आकांक्षाओं के प्रतिनिधि भी हैं। ऐसे आंदोलनों को केवल संवैधानिक प्रक्रिया से नहीं बल्कि संघवाद, समन्वय और न्यायपूर्ण नीति निर्माण से ही स्थायी समाधान मिल सकता है। इससे अगला क्वेश्चन क्या है? शासन और उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आपस में किस प्रकार संबंधित है? शासन और उप क्षेत्रीय का क्या संबंध है? आइए देखते हैं। शासन का सामान्य अर्थ है राज्य संचालन की प्रक्रिया, जिसमें प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समावेशिता और कानून का पालन जैसे तत्व शामिल होते हैं। दूसरी ओर उप क्षेत्रीय स्वायत्तता का अभिप्राय है किसी बड़े प्रशासनिक ढांचे के भीतर किसी विशेष क्षेत्र या समूह को अपने विशेष पहचान और जरूरतों के अनुसार स्वशासन की सुविधा प्रदान करना भी होता है। शासन और उप क्षेत्रीय स्वायत्तता का संबंध क्या है? भारत जैसे विशाल विविधतापूर्ण देश में जब शासन व्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने से संबोधित नहीं कर पाती, तब वहां उप क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उत्पन्न होती है। उप क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग, यह मांग अक्सर निम्नलिखित आधारों पर होती है। शासन में असमानता की अनुभूति। शासन में जब असमानता लगे, जब कोई उप क्षेत्रीय महसूस करता है कि राज्य सरकार द्वारा उसकी समस्याओं की उपेक्षा हो रही है और प्रशासनिक सेवाएं संतुलित रूप से नहीं पहुंच रही, तथा तब वह स्वायत्तता की मांग स्वाभाविक रूप से उठती है। तो शासन में जब असमानता होती है तब स्वायत्तता की मांग उठती है। सुशासन की तलाश में स्वायत्तता की मांग। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और तेलंगाना जैसे नए राज्यों के निर्माण के पीछे यह प्रमुख तर्क रहा कि छोटे राज्य अधिक प्रभावशाली, जवाबदेह और संवेदनशील शासन प्रदान कर सकते हैं। प्रशासनिक सुगमता और स्थानीय भागीदारी। उप क्षेत्रीय स्वायत्तता स्थानीय नेतृत्व और
संस्थाओं को निर्णय निर्माण में अधिक भागीदारी का अवसर देती है, जिससे नीति निर्माण अधिक स्थानीयकृत और प्रभावशाली हो सकती है। यथार्थ की चुनौतियां, इसमें क्या चुनौती आई? हालांकि यह माना गया कि छोटे राज्य स्वायत्तता राज्य बेहतर शासन प्रदान करेंगे, परंतु अनुभवों ने यह स्पष्ट किया कि स्वायत्तता अपने आप में सुशासन की गारंटी नहीं देती। इसके कई उदाहरण हैं कि कई बार छोटे राज्यों में भ्रष्टाचार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की दुर्बलता और नीतिगत असंतुलन देखने को मिलते हैं। प्रशासनिक क्षमता, नेतृत्व की गुणवत्ता, नागरिक समाज की सक्रियता तथा सांस्कृतिक समन्वय जैसे कारक सुशासन को कहीं अधिक प्रभावित करते हैं। इसमें कई बार क्या होता है कि कई छोटे राज्य बोलते हैं कि हम इसको सुशासन को सही रूप से चला लेंगे, तो परंतु इसमें क्या देखने को मिलता है? भ्रष्टाचार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की दुर्बलता हो जाती है, लोकतंत्र सही से काम नहीं करता, नीतिगत असंतुलन देखने को मिलता है। और इसमें क्या है कि नेतृत्व की गुणवत्ता में कमी आती है, नागरिक समाज की सक्रियता में कमी आती है। इस प्रकार के कई चीज देखने को मिलती हैं। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? शासन और उप क्षेत्रीय स्वायत्तता का संबंध गहराई से जुड़ा हुआ है। उप क्षेत्रीय स्वायत्तता एक ऐसा माध्यम हो सकता है जो शासन की गुणवत्ता में सुधार की संभावना उत्पन्न करता है, लेकिन यह तभी संभव है जब उस क्षेत्र में उत्तरदायी नेतृत्व, नागरिक सहभागिता और संस्थागत मजबूती विद्यमान हो। केवल भौगोलिक विभाजन से ही सुशासन की स्थापना नहीं होती। यह एक और व्यापक स्तर प्रक्रिया है जिसमें शासन के सभी पहलुओं को सुदृढ़ करना और आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, अगर आपको सही से समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं तथा और भी सब्जेक्ट प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, जाकर उनको अपनी क्लास ले सकते हैं तथा एग्जाम में इसकी सहायता प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हमने डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दिए हैं तथा चैप्टर को पूरा कवर किया है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी तथा पेपर में, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आगे जब भी असाइनमेंट जमा करवाने हो, असाइनमेंट बनाने हो, तो आप हमारी वीडियो के माध्यम से हेल्प ले सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम मैक्सिमम वर्ड में आंसर दें और सटीक आंसर दें, जिससे आपको असाइनमेंट में मैक्सिमम नंबर मिल सके। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।